आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में। जीवनी की कड़ी में मेरी यह चौथी वीडियो है। इससे पहले गोस्वामी तुलसीदास, कबीर और ललित जैसी महान कवियत्री के बारे में हम सभी पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है। आप उन पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। अगर इस वीडियो की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी के साहित्य से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। जो भी पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं नेट में या फिर डीएसएसबी की बात करें या केवीएस की बात करें, किसी न किसी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, उनको मैं इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं में आपकी सहायता करेगा। आइए शुरुआत करते हैं। इनका जन्म होता है 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 में होती है। इनका जो बचपन का नाम था वो झारखंडी था और जो रचनाएँ जब लिखते थे, वो कलाधर नाम से रचनाएँ लिखा करते थे ब्रजभाषा में। क्योंकि ये एक आया हुआ प्रश्न है, उनके बचपन का नाम पूछा गया था जयशंकर प्रसाद का, इनमें से बचपन का नाम क्या है? तो अक्सर बच्चों ने गलत किया था, उसका नाम उसमें हम लोगों ने कलाधर क्लिक किया था। तो हमें ये पता होना चाहिए उनका बचपन का नाम झारखंडी है और कलाधर नाम से रचनाएँ लिखा करते थे। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू, इनकी माता का नाम था मुन्नी देवी। इनके जो गुरु रहे हैं, रसमय सिद्ध रहे हैं। जो इनका युग रहा है, छायावाद युग रहा है। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार अगर बात करें, तो सुमित्रा नंदन पंत जो हैं, वो छायावाद के प्रवर्तक हैं। परंतु अगर बात करते हैं इलाचंद जोशी की, वो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। ऐसे ही रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं मैथिली शरण गुप्त को और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। प्रभाकर माचवे जी माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। यानी अलग-अलग विद्वानों का अलग-अलग मत रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इलाचंद जोशी जी की, तो उन्होंने छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना है। अगर इनकी भाषा की बात करते हैं तो इनकी ब्रज भाषा रही है और खड़ी बोली भी इनकी रचनाओं में हमें बाद में देखने को मिलती है। अगर इनका कर्म क्षेत्र देखें तो उपन्यासकार भी रहे हैं ये, नाटककार भी रहे हैं, कवि भी रहे हैं, निबंधकार भी रहे हैं। जो इनकी शैली की बात करते हैं, जो इनके रचना कौशल है, उसमें हम वर्णनात्मक भी देखते हैं, भावात्मक भी देखते हैं, अलंकारिक भी देखते हैं, सुक्तिपरक भी देखते हैं और प्रतीकात्मकता भी इनकी काव्य कृतियों के अंदर या फिर नाटकों में या फिर निबंधों के अंदर हमें देखने को मिलता है। आइए आगे जानते हैं इनके जीवन से या इनके प्रारंभिक जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इनके जो पितामह थे, बाबू शिवरतन साहू, दान देने में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। एक विशेष प्रकार की सुरती जो तम्बाकू का एक प्रकार है, बनाने के लिए इनका परिवार काफ़ी फ़ेमस था, यानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। इसलिए इनके परिवार का जो नाम था सुन्नी साहू परिवार से विख्यात थे ये बनारस में। और किशोरावस्था में ही इनके माता-पिता का निधन हो गया। कुछ समय के बाद ही इनके जो बड़े भाई थे, उनका भी निधन हो जाता है और 17 वर्ष की उम्र में ये अपने परिवार में अकेले ही रह जाते हैं। क्योंकि इनकी जो प्रारंभिक परीक्षा जो तैयारियाँ चल रही थी, जो पढ़ाई कर रहे थे, वो क्वींस कॉलेज में इनकी पढ़ाई चल रही थी, परंतु बाद में इनकी पढ़ाई छुड़ा दी जाती है और ये घर में रहकर ही आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं, जिसमें ये संस्कृत, हिंदी, उर्दू और फ़ारसी का अध्ययन करते हैं। दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे जो संस्कृत के विद्वान रहे हैं, वो इनके अध्यापक थे और जो इनके गुरु में सबसे प्रसिद्ध हैं, रसमय सिद्ध इनके गुरु रहे हैं। अगर इनकी रचनाओं की के बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचनात्मक निबंध का अनेक विधाओं में अपना काम किया। अगर इनकी पुरस्कार की बात करें तो जयशंकर प्रसाद को कमायनी रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया। अब ये मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार कहाँ से मिलता है उसके बारे में जानते हैं। काशी के प्रसिद्ध मंगला प्रसाद परिवार द्वारा प्रयाग यानी आज का जो इलाहाबाद है, स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में जो लोग विशेष योगदान देते हैं, उन लोगों को, उन व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। केवल हिंदी साहित्य में जो बहुत अच्छा योगदान देते हैं, उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया जाता है। इसकी जो स्थापना करी थी, वो पुरुषोत्तम दास टंडन ने करी थी। आइए आगे जानते हैं जो इनके जीवन से या फिर इनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जो इनकी प्रथम कविता रही है, वो सावन पंचक है। जो इनकी प्रथम छायावादी कविता है, वो प्रथम प्रभात है। जो इनके प्रथम पुस्तक का रचना है यानी बड़ी रचना है, वो है उर्वशी, जो कि एक चंपू काव्य है। अब चंपू काव्य क्या होता है? जिसमें गद्य पद्य दोनों का मिश्रण होता है। यानी उर्वशी जो काव्य है इनकी एक बड़ी रचना है, पुस्तक का रचना है, जो कि एक चंपू काव्य है। प्रथम खड़ी बोली काव्य कौन सी है इनकी? कानन कुसुम है। छायावाद की प्रथम रचना झरना है। इसे छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। किसको? झरना को कहा जाता है। ब्रज में रचित कविताएं इनकी है चित्रधारा,
विरह प्रधान जो इनकी सबसे प्रमुख कृति है, जो कि अभी तक हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है, आंसू है। उसमें जो कुल छंद है, उसमें 133 छंद दिए गए हैं। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएँगे कि मेघदूत जो कि संस्कृत भाषा में लिखी है, वो किस महान रचनाकार की है। आगे बात करते हैं, इनके जो महाकाव्य इन्होंने लिखा था, वो है कामायनी, जिसके अंदर हमें कितने सर्ग मिलते हैं? 15 सर्ग देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर जो प्रमुख रस है, वो शांत रस है। जो इसका दर्शन है, समरसतावाद है। जो प्रमुख छंद है, ताटक छंद है। मुख्य पात्र है मनु, श्रद्धा, इड़ा और कुमार। ये हम सभी बात करें कामायनी के बारे में, यानी 15 सर्ग हैं, शांत रस है, समरसतावाद उसके अंदर दर्शन है, ताटक छंद का प्रयोग किया गया है। और जो मुख्य पात्र है, मनु यानी मन, श्रद्धा यानी हृदय, इड़ा यानी बुद्धि और कुमार यानी मानव। कई बार इसका प्रतीकात्मक हमें पूछ लिया जाता है, ये किसके प्रतीक हैं? इन 15 का नाम हम जान लेते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा में सीरीज में हमसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन-कौन से किस प्रकार से लगे हुए हैं। चिंतन, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये क्रम है कामायनी के पात्र के, जो सर्ग इसके विभाजन किए गए हैं। आगे बात करते हैं हम सभी चित्राधार, जो इनकी रचना की बात कर रहे थे हम सभी। चित्राधार उनका जो पहला प्रथम संग्रह है। इसका जो प्रथम संस्करण लिखा गया था, वो 1918 में प्रकाशित किया गया। इसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली में कविता, कहानी, नाटक, निबंधों का संकलन किया गया। वर्ष 1928 में इसका दूसरा संस्करण निकाला गया। लहर मुक्तकों का एक संग्रह है। झरना उनकी छायावादी कविताओं की कृति है, देखने को मिलती है उसके अंदर। कानन कुसुम की बात करें तो उन्होंने इसमें अनुभूति और अभिव्यक्ति की नई दिशाएं खोजने के प्रयत्न किए हैं। सन 1909 में प्रेम पथिक का ब्रज भाषा स्वरूप सबसे पहले इंदु में प्रकाशित किया गया था, इंदु पत्रिका के अंदर प्रकाशित किया गया था। जयशंकर प्रसाद क्योंकि नाटककार भी रहे हैं, और नाटककार में भी ये काफी प्रसिद्ध नाटककार हैं, तो कहीं ना कहीं नाटक के बारे में इनका जो एक मेन उद्देश्य रहा है, उनका जो मेन कथन रहा है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उनका कहना था कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं जयशंकर प्रसाद ने छायावाद के बारे में क्या अपनी बात कही कि छायावाद क्या है, छायावाद को किस प्रकार से परिभाषित किया। छायावाद के बारे में वो कहते हैं कि कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरी के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति मई अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। क्योंकि आप देख सकते हैं, जो हमारे हिंदी साहित्य जब हम पढ़ते हैं, तो चाहे आदिकाल का समय हो, चाहे फिर भक्ति काल हो, चाहे भारतेंदु युग की बात करें, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की युग की बात करें, हर जगह पे हम कवि को कहीं न कहीं बंधा हुआ पाते हैं। क्योंकि आदिकाल में भी जो कवि हैं, वो अपने अनुकूल रचनाएँ नहीं लिखते थे, वे रचनाएँ लिखा करते थे कहीं न कहीं अपने राजाओं को खुश करने के लिए। भक्ति काल में भक्तिपरक रचनाएँ अधिकांश लिखी गई। दूसरी बात, अगर हम भरतेंदु युग की बात करते हैं या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के युग की बात करते हैं, तो इन दोनों ही युगों में कहीं न कहीं भाषा को बाँध दिया गया, कहीं न कहीं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, भाषा को परिष्कृत बनाने के लिए रचनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया, और उन पर दबाव बनाया गया एक प्रकार से कि राष्ट्रीय चेतना को लेकर ही काव्य लिखे गए। इसीलिए हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के युग में की बात करते हैं या फिर भारतेंदु जी के युग की बात करते हैं, तो उस समय में हमें राष्ट्रीय चेतना की काव्य कृति अधिक देखने को मिलती है। यानी वहाँ पे स्वानुभूति की कमी हमें सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो जैसे ही छायावाद का उदय होता है, तो जयशंकर प्रसाद जी इसके बारे में कहते हैं कि इस छायावाद के अंदर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी। आगे बात करते हैं कवि चतुष्टय की। तो इसके अंदर 4 कवि आते हैं, जो कि 4 स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद की वृत्ति की बात करते हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है। तो ब्रह्मा माना जाता है प्रसाद को, विष्णु माना जाता है सुमित्रा नंदन पंत को, और महेश माना जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। छायावाद के लघुत्रय की बात करते हैं, तो वृत्तहि के में कौन कौन से हैं? ये 3 ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। और लघुत्रय में 3 वर्मा हैं, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, छायावाद का उपनिषद किसे कहा गया है? कामायनी को कहा गया है। किसने कहा है? शांति प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आगे बात करते हैं हम सभी काव्य कृति के बारे में।
तो इसको मैं क्रमबद्ध आपके सामने लेकर आया हूँ, उसको हमें इसी प्रकार से याद करना पड़ेगा क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है क्रमबद्ध लगाने के लिए। तो उर्वशी की का प्रकाशन वर्ष है 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बभ्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। आगे हम सभी बात करते हैं इनके नाटक के बारे में। तो उनके जो प्रमुख नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धूपस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूट, कामना, करुणालय, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित और सज्जन इनके प्रमुख नाटक रहे हैं। कहानी की बात करते हैं प्रतिध्वनि, छाया, आकाशद्वीप, आंधी तथा इंद्रजाल इनकी कहानी संग्रह रही हैं। अगर उपन्यास की बात करते हैं कंकाल, तितली, इरावती इनकी प्रमुख उपन्यास हैं। इनके निबंध की बात करते हैं काव्य और कला इनके प्रमुख निबंध हैं। अगर काव्य कृतों की बात करते हैं तो सन 1930 और 31 में जो राष्ट्रीय आंदोलन जिस समय में चल रहा था, उस समय में उन्होंने आंसू की रचना करी थी, जो कि अभी बताया मैंने हिंदी का मेघदूत कहा जाता है जिसे। उसे छायावाद की सबसे प्रौढ़ रचना मानी जाती है जयशंकर प्रसाद जी की। आंसू जो है उनकी एक प्रेम काव्य है जिसका जो एक आप ये कह सकते हैं नायक जो है वह स्वयं कवि है। ये उनके निजी जीवन का प्रयोगशाला कहा गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद की निजी जीवन का प्रयोगशाला किस कृति को माना जाता है, तो आंसू को माना जाता है। लहर के बारे में मैं आप सभी को बता चुका हूँ। लहर प्रसाद की मुक्तक काव्य की रचना है। इसमें उन्होंने सशक्त प्रौढ़ आत्मचिंतन और विद्रोही कवि के रूप में सामने आते हुए देखने को मिलते हैं हमें। इस संग्रह में प्रेम गीत, आत्मकथा, राष्ट्रीय गीत, प्रकृति चित्रण, ऐतिहासिकता, आख्यान आदि का समाहित हमें देखने को मिलता है। साथ साथ उनकी जो जितनी भी रचनाएं रही हैं उसके अंदर प्रेम गीत भी हम देखते हैं, प्रकृति चित्रण भी देखते हैं, अपनी आत्मकथा भी देखते हैं और उसके साथ साथ देश प्रेम भी हम देखते हैं। ऐतिहासिक आख्यानों में जो उनकी रचनाएं रही हैं, अशोक की चिंता है, शेर सिंह का अस्त्र समर्पण है, पिशोला का प्रतिध्वनि है, जैसी कविताएं इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं। यदि इनकी भाषा की बात करते हैं तो प्रसाद जी की जो भाषा है कई रूप में विकसित होती रही है, क्योंकि उनके जो पहले जब वो रचनाएं लिखा करते थे वे ब्रज भाषा के अंदर रचनाएं लिखा करते थे, परंतु समय के साथ साथ छायावाद के समय में आते आते उन्होंने हिंदी खड़ी बोली को अपनाया और उसी में उसको संस्कृत निष्ठ भाषा के रूप में अपनी काव्य रचना को प्रस्तुत किया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो के अंदर कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपके सामने ला सकूं। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी का धन्यवाद।